नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर अपना बेहद खास प्रोग्राम चर्चाए खास। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और इस विचार विमर्श के लिए, इस चर्चा के लिए हमारे साथ आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाए खास की शुरुआत जालंधर वेस्ट उपचुनाव के साथ। सर, जालंधर वेस्ट उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी दावों को गलत साबित करते हुए एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। अभी 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी को सिर्फ 15,000 वोट हासिल हुए थे, लेकिन उपचुनाव में मोहिंदर भगत ने 55,246 वोट लेकर सबको हैरान कर दिया है। तो पहले तो ये मुकाबला जो है वो कांग्रेस और आपके बीच में चल रहा था, लेकिन कांग्रेस भाजपा को पछाड़ नहीं सकी है और तीसरे नंबर पर रही है। तो आप इन सब को किस तरह से देखते हैं? क्या ये नतीजे निकल कर आए? देखो, इस नतीजे का सबसे बड़े जो राहत का संदेश गया वो आम आदमी पार्टी को गया। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को गया, क्योंकि उन्होंने इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, जहाँ पे जालंधर में डेरा डाल दिया और अपनी सारी टीम और रणनीति जो उन्होंने जहाँ पे बैठ के करी, तो उसका जब इस स्थिति में था तो वहीं से पता चलता था कि ये सरकार के लिए कितनी अहम रखता है। उसका कारण ये था कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसमें इस सीट पे तीसरे नंबर पे, जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी थी, तो उसके बाद ये अटकलें जो पंजाब में जैसे 13-0 की बात कर रहे थे, 3 पे रह गए, तो अटकलें शुरू हो गई थी कि चुनाव के बाद भगवंत मान मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, जो इस तरह पार्टी के विदन भी, पार्टी के बाहर भी और विपक्षी दलों में भी ये ऐसी चर्चा शुरू हो गई। उसी को देखते हुए ये एक लिटमस टेस्ट था भगवंत मान के व्यक्तिगत रूप से कि ये जीतना है, तो उन्होंने दिन रात एक करके इसको ये परिणाम बदले। तो ये उनके लिए भी एक, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी राहत तो भगवंत मान मुख्यमंत्री के लिए है। अब ये जो परिवर्तन आया, जो देखिए, जो 15,000 था, कांग्रेस उस समय 44,000 की प्लस पे थी, भाजपा 42,000 प्लस पे थी, तो उनका भगवंत मान का यहाँ पर डेरा लगाना और उसके बाद जो महेंद्र भगत को मंत्री की पद की देने की घोषणा करना, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ाएंगे, अगली सीढ़ी मैं चढ़ाऊंगा आम आदमी में। इसी बात ये आती है कि महेंद्र भगत जी का अपना एक दूसरे उम्मीदवारों से, मैं समझता हूँ, थोड़ी सी छवि ज़्यादा मजबूत थी, इसका उनको लाभ मिला। तो ये एक रणनीति जो मुख्यमंत्री की बनाई हुई थी, उनका अपना व्यक्तिगत जो एक इन्वॉल्वमेंट, मैं समझता हूँ, हार और जीत उन्होंने जैसे बनाई, और तीसरी उनकी अपनी महेंद्र भगत की छवि, और अंतिम समय में जो उसके पिता की चुनिंदा भगत जी, उन्होंने भी भाजपा होते हुए उन्होंने कहा मेरे बेटे को दो चांस। तो ये जो भाजपा और जो आम आदमी पार्टी के जो उनका जो अतीत था, भाजपा से जुड़े हुए थे परिवार का, उसका भी लाभ मिला। तो ये दो बातें साबित करती है कि कांग्रेस, जो जब ये पेपर चुनाव की घोषणा हुई, तो अगर याद हो तो पिछली दफा मैंने कहा था कि एज कांग्रेस की है, बिल्कुल। और दो भाजपा और जो आम आदमी पार्टी में संघर्ष दूसरे तीसरे के लिए होगा। लेकिन अखीर के 2-3 दिनों में ये बात सीधी स्पष्ट शुरू हो गई थी कि भगवंत मान जी जिस तरह इन्वॉल्व और जिस तरह, और उपचुनाव में वैसे भी सत्ता पक्ष को एक लाभ वाली स्थिति में होती है, और उनके अपने निजी जो संकल्प था उसका मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा लाभ मिला, और वही परिवर्तन का कारण बन गया। ये कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि 1 महीना पहले जून को पहले मतदान था, और आज 10 को जुलाई को हुआ, तो 40 दिनों में वो पहले स्थान से तीसरे स्थान पर चढ़ गई। ये उनके लिए भी चिंता का विषय है। भाजपा का भी एक चिंतन कि उनको भी जो 42,000 मिले थे वो आज 17,000 पे आ गए। तो ये जो सोच, क्योंकि जबकि पत्रकारिता दुनिया में या आम जो चर्चा चलती थी, यही चलती थी कि कांग्रेस के प्रति तो लोगों का कोई विरोध नहीं है, भाजपा के है या आपके प्रति है। लेकिन ये बिल्कुल ही हैरान कुन करने वाला एक परिणाम आया, जिसमें सब, मैं समझता हूँ, जितने भी जो सोचने विचारने वाले थे, जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, वो असफल रहे हैं।
और ये एक रणनीति में मान सरकार की कामयाब रही। तो ये हर कोई अपने अपनी, विशेष रूप से भाजपा और कांग्रेस, वो दोनों चिंतन करो। और इसके साथ और एक बात जो अति चिंतनीय है पंजाब की राजनीति में, अकाली दल की स्थिति, अकाली दल बादल की स्थिति, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, वो दोनों ने, अकाली दल बादल ने पहले तो अपना कैंडिडेट अनाउंस किया, फिर उसको विड्रॉ करके फिर बहुजन समाज पार्टी, दोनों की जमानतें जब्त होगी। तो ये एक पंजाब के लिए एक नई स्थिति पैदा हुई है। एक 3 पार्टियों का हो गया, अकाली दल बहुजन समाज पार्टी में तो धीरे धीरे नीचे राजनीति के हिसाब से कमजोर होती चली जा रही है। ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा में, जो आप और कांग्रेस का ही था, अब अगर पंजाब में तो इनका गठबंधन होना नहीं, अनाउंस ही हो गया, अभी ना हरियाणा में होगा ना इधर होगा। तो ये 3 त्रिकोणीय है। अगले 2027 में इसकी अभी से इसके चलेगा। अभी इस उपचुनाव के अगले उपचुनाव पर प्रभाव वो आम आदमी पार्टी को कुछ लाभ मिलेगा। उसमें भी कांग्रेस और आप, मैं समझता हूँ फिर आएगी भाजपा, आगे का स्थिति होती है। तो ये एक नई पंजाब की राजनीति में स्थिति पैदा हुई है। आगे देखते क्या बनता है। पर अभी तो आप और को बधाई, और जो नए उम्मीदवार महेंद्र भगत, उनको बधाई जिन्होंने एक नया, एक मैं समझता हूँ कि दिशा दी है पंजाब की राजनीति। बिल्कुल। आगे हम सर इसी प्रश्न पर आने वाले थे कि अब तक के जो रुझान निकल कर सामने आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि 13 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं और 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है इस समय, उससे एनडीए से बाजी मार रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये जो नतीजे आ रहे हैं वो 2027 के चुनावों में एनडीए को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर ये कहें कि क्या ये नतीजे इंडिया गठबंधन के बढ़ रहे कद और एनडीए के गिर रहे ग्राफ को दर्शा रहे हैं? मैं हिमाचल में जैसे 3, उसमें 2 कांग्रेस लीड कर रही थी, एक शाम तक, वो भी घंटे तक हो जाएगी। मैं कहा 2-1 का अगर हुआ तो 13 में से 11 में ऑल इंडिया लेवल पर जाए जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भाजपा के जो विशेष रूप से मैं भाजपा कहता हूँ, एनडीए का जो केंद्र बिंदु तो भाजपा ही है, तो ये उसके प्रति मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं रोष है। क्योंकि इंडी जो है वो अपने लेवल पे अलग अलग पार्टियां हैं, तो उसका एक प्लस पॉइंट है कि हर पार्टी अपने क्षेत्र में डोमिनेट करती है। राष्ट्रीय स्तर पे तो नहीं, तो अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस हिमाचल में करती है, राष्ट्र स्तर पे उभरी। लेकिन इसी तरह ये एनडीए और विशेष रूप से भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए कि रोष क्यों है। क्योंकि अगले दिनों में फिर आएंगे, हरियाणा का आना है विधानसभा चुनाव, और 2027 में पंजाब के फिर शुरू हो जाए। अगर वो इसी तरह रोष भाजपा के प्रति, ये एक गंभीर मुद्दा है उनको अपने आप में, क्योंकि इनका जो संगठन या विचारधारा से बिल्कुल अलग अलग है, और ये जब क्षेत्र स्तर पर आएंगे तो वो अलग। तो ये रोष मैं समझता हूँ उनका बढ़ता ग्राफ नहीं, ये एंटी एनडीए की जो वेव है वो अभी चल रही है। इसके लिए एनडीए को अपना आत्मचिंतन करना है। वो क्या बात है लोगों को इतना करने के बावजूद या अहंकार आया या संगठन में कमजोरी आई है या कोई संदेश ऐसा गया है आम आदमी को जो कि उनको पसंद नहीं आ रहा, जिसके लिए उनको छानबीन करनी पड़ेगी। जी। आगे प्रोग्राम चर्चा खास में चर्चा करेंगे शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों की। सर, किसान पिछले 5 महीने से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन हाल ही में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वो उसे खोलने की आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं कि इसको खाली कर दिया जाए। तो क्या लगता है कि क्या ऐसा कोई कानून आना चाहिए जिससे लोग सड़कें जाम ना करें और आम आदमी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े? देखिए, इस जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपना आदेश दिया कि हरियाणा सरकार 1 सप्ताह में करे। हरियाणा सरकार अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा एक दफ़ा खड़ा है, दोबारा स्पेशल ला दिया रिट अपने, क्योंकि उसको डर लगता है कि जब हम शंभू बैरियर खोलेंगे तो अतीत की तरह किसान संगठन अपना ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठेंगे। दिल्ली का बॉर्डर जब अगर दिल्ली पुलिस रोकती है तो हरियाणा का वो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो वो समस्या इसमें यह है, जैसे आपने कहा कि सड़कों रोकने, ये सर्वोच्च न्यायालय का पहले भी आदेश आ चुका है, कानून भी इस तरह का है कि हाईवे और रेल नहीं रोके जा सकते। लेकिन समस्या यह है कि लोकतंत्र वोटों के प्रति हर पार्टी सतर्क है, उसको अपना वोट बैंक रखना है
किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, 65% देश की आबादी किसानी आबादी है, तो उसको वो नाराज नहीं करना, कोई अफोर्ड नहीं करता, तो उसको, तो इस कारण पंजाब में बैठे, पंजाब सरकार ने कुछ नहीं कहा उनको। हरियाणा में जाए पिछली दफा तो हरियाणा दिल्ली, वहाँ पे भी 2 साल बैठे, किसी ने कुछ नहीं कहा। और वो जो दिल्ली में उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ करी, जो लाल किले पे गए, किसी ने कुछ उस नहीं कहा, बर्दाश्त किया, क्योंकि कारण यही है कि वोट बैंक। अब आदेश ये है कि इनको वो हक है ना, बिल्कुल किसानों का हक है अपनी बात कहने का, जैसे एक साधारण को कह सकता तो किसान भी अपनी मांग। नहीं सर, इस आदेश पर किसानों ने भी कहा कि हम मीटिंग करेंगे और 16 तारीख की उनकी बुलाई, 16 जुलाई की मीटिंग। किसान संगठन उत्साहित है, वो उत्साहित है, जन साधारण को राहत महसूस हो रही है कि हमारा रास्ता खुल जाएगा, लेकिन हरियाणा सरकार चिंतित है। तो ये तीनों अलग अलग दिशा है, इसलिए ये उलझन भी है कि आदेश का पालन तो होगा। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी है कि खोलना दो, खोलना चाहिए आपको, क्यों नहीं खोले, ये उनका हक है, पर फिर वो दोबारा एक दे रही है हरियाणा सरकार। समस्या यह है कि चाहिए तो ये कि जंतर मंतर वहाँ पे जगह बनी हुई है, जहाँ पे किसान जाए, वहाँ पे बात करें, उनको रोका ना जाए। पर दूसरी ये स्थिति यह है कि आदेश के बाद अगर फिर अतीत वाली स्थिति बनती है, दिल्ली में इसी तरह हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चली जाती हैं, उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि इनको बाई फोर्स से हटाया जाए? ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार की स्थिति में नहीं है कि वो बाई फोर्स इनको दूर करे, उसका तो वोट बैंक है। अब आदेश सुप्रीम कोर्ट का हो या इसका हाई कोर्ट का, वो मानना पड़ेगा सरकारों को। तो ये किसान संगठनों की भी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार अगर नहीं कर रही तो उसको अपने हार या जीत में ना ले, वो ये समझे कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट में सरकार किसानों के प्रति ठोस कोई ऐसा सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहती ताकि जनमत उनके खिलाफ ना जाए। या तो ये दूसरी तरफ किसान संगठनों की भी स्थिति बनती है कि उनकी मांगे हैं, MSP की है या दूसरी, उसको लेकर संवाद के रास्ते पे चलें, अपनी हार जीत या दिखाने, क्योंकि जिसमें जब किसान संगठन ऐसे करते हैं तो विपक्षी दल उनको सपोर्ट करते हैं, राजनीति है वो भी, बाहर की पार्टियां, बाहर जो देश विरोधी वो भी सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे मिलके एक जो सत्ता पक्ष है वो एक किनारे लग जाता है कि मैं क्या करूँ अब। तो उसके कारण जो अनिश्चितता की स्थिति होती है उसमें जनसाधारण पेश जाता है। अब किसानों को ये समझना चाहिए कि इसका जो भी हाल है, दिल्ली चलो या सड़कों में बैठे या रास्ता रोकें, ये स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल उनकी जो आर्थिक स्थिति मौजूद है तो उनको फसल चक्र बदलना पड़ेगा, विविधीकरण लाना पड़ेगा। पीछे एक सर्वे आया था जिसमें लिखा गया कि जो इंसान के भोजन में अनाज का जो प्रतिशत वो कम होता जा रहा है, उसकी कम खाना बंद कर रहा है, कम कर रहा है, उसकी जगह मांसाहारी, अंडे, दूध, फल, सब्जियां वो बढ़ते जा रहे हैं। और उसकी उन्होंने सेल फिगर भी दी, कितने लाख वो अनाज की सेल से दूध की सेल और अंडे की सेल बढ़ चुकी है, इस समय देश में बढ़ चुकी है। तो ये धीरे धीरे एक ट्रेंड है, अगर अनाज कम होगा तो फिर उसकी लागत भी कम, खाना भी कम होता है, उसकी मांग भी कम होगी, और जो किसान इस चक्र से बाहर नहीं निकलेगा वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकेगा। जो जितनी जल्दी समझ जाएगा कि पोल्ट्री फार्म है, डेयरी फार्म है, बागवानी है, ऐसी चीजें, तो उसकी तरफ अपना रुझान बढ़ाए। तो अभी पीछे सरकार ने कुछ और फसलों की भी MSP की थी, दालों की, तेलन, उसके हिसाब से अपनी जो नीति बनाए, अपने उत्पाद को उस हिसाब से एडजस्ट करें, तभी बात बनेगी। या संवाद से सरकार से कुछ और है, अगर ऐसे ही चलेगा तो ये एक उलझन वाली स्थिति और इसका राजनीतिकरण हो जाएगा, और वो देश हित में नहीं, देश की छवि भी खराब होगी। पंजाब में आज इतने 5 महीने उससे पहले भी रहे, पंजाब का उद्योग व्यापार खत्म हुआ। शंभू बैरी के साथ जो अम्बाला के जो क्षेत्र थे उनके उद्योग व्यापार ही सारे थे, उस क्षेत्र के जो आने जाने वाले लोग थे उनकी परेशानी थी। तो ये परेशानी ना करके अपनी बात रखें, उसका संवाद जारी रखें, अपनी आगे से आगे बढ़े, लेकिन जन साधारण के लिए परेशानी का कारण ना हो, और अपने आत्मचिंतन भी करें कि हमारी जो फसल चक्र का विविधीकरण जब तक वो नहीं होगा इनका स्थायी हल नहीं हो सकेगा। इस पर एक गंभीरता से सरकार, किसान संगठनों को भी विचार करना चाहिए और सरकार को भी प्रचार करना चाहिए कि ये चीजें करो जिससे आपकी आर्थिक स्थिति हो बेहतर हो जाए। सिर्फ झगड़ा या तनाव या राजनीतिक हार जीत को लेकर अगर आप असीस बनेंगे तो ये दोनों सरकार के लिए भी
किसान संगठनों के लिए भी नुकसान देगा और देश और प्रदेश दोनों के लिए भी आर्थिक रूप से भी हानिकारक होगी। तो इसलिए एक सर्वोच्च न्यायालय को भी मैं समझता हूँ जब इस समय पहल करने तो उसको भी ये एक आदेश देना चाहिए कि किसान आंदोलन करना तो जंतर मंतर केंद्र सरकार की निश्चित वहाँ पर जाकर करें, कुछ समय के लिए करें, अपनी बात रखें, ना कि सड़क रेल रोको सड़क रोको, ये काम नहीं होना चाहिए, उसमें परेशानी का ये सर्वोच्च न्यायालय को भी और सरकार को दोनों को इस पर गंभीरता से विचार कर हल करना चाहिए। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम चर्चाएं खास में चर्चा करेंगे अग्निवीर योजना की। सर, अग्निवीर योजना जब से आई है विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अग्निवीरों को कहा है कि 10% पद जो हैं वो अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखो, अग्निवीर 2022 में शुरू की थी और उसमें था कि जो 4 साल के लिए ये 17 से 23 साल के युवा जो है उनको जगह मिलनी थी, वो सिलेक्ट किए जाने थे और उनको 30 से 40 हज़ार रुपये वार्षिक वेतन भी मिलना था। रिटायरमेंट के बाद 12 से 15 लाख के बीच में उनको एक लमसम अमाउंट भी मिलनी थी ताकि वो अपना कैरियर शुरू कर सके। लेकिन जब ये घोषणा हुई थी उसी समय विपक्ष ने भी इसके विरोध किया था कि इसमें कुछ कमियाँ हैं इसके, और जो पूर्व वरिष्ठ जो सैनिक अधिकारी थे उन्होंने भी विरोध किया था। उनका ये आरोप था कि आप आधे वेतन पे एक जवान से पूरी सेवा ले रहे हैं और उसके कारण ये जो 4 साल के बाद जो ये रिटायरमेंट किया है ये समय भी कम है, इसका समय बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें मैं एक और चीज़ इसमें देखता हूँ कि जब 100 युवा सिलेक्ट हो गए, 25% आपने स्थायी सेवा में 4 साल बाद ले लिए, जो 75% जो 10 वर्ष वाला, ये एक अच्छा कदम है। देखो, ये अग्निवीर का जो समझा नुकसान को भाजपा को लोकसभा चुनाव में भी हुआ, क्योंकि ये मुद्दा बना था अग्निवीर का, लोकसभा चुनाव में भी अग्निवीर कैंसिल करेंगे विपक्ष ने। तो मैं समझता हूँ कि आज जो सीमा सुरक्षा बल या इंडस्ट्रियल वो है फोर्स, उसमें भी इन्होंने रखा है। मुझे ये एक स्वागत जो कदम है। मैं अतीत में जाए तो मुझे याद है जब हम कॉलेज टाइम में होते थे, एक शॉर्ट सर्विस 1965 का जब युद्ध हुआ था पाक, तो उसमें आर्मी के लिए 5 साल के लिए युवा कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट ये भर्ती किए जाते थे। 5 साल बाद वो वापस आ जाते थे। सिविल सर्विसेज में वो 5 साल की जो सेवा थी उसको सिविल सर्विसेज में प्राथमिकता देते थे, प्रायोरिटी देते थे कि वो एडजस्ट हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि तो 4 साल के जब 5 साल हो जाने चाहिए, जैसे शॉर्ट सर्विस के 5 साल, और ये 10% के होता क्या कि जो 75% बाहर निकलेंगे, वो 17 साल का एक लड़का है, वो 21 साल में रिजेक्ट होकर बाहर आ जाता, तो उसकी उम्र सारी उम्र लोग कहेंगे तू तो रिजेक्ट हो गया था। अब उसका तो जीवन अभी शुरू हुआ है, तो रिजेक्शन उसके माथे पर आपने लिखी थी, ये एक मानसिक रूप से उसके पे तनाव रहेगा सारी उम्र। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने 4 साल या 5 साल, अगर 4 साल के उसको एक डिसिप्लिन लाइफ एकदम उसको झटका दिया और 21 साल के जब उम्र बाद वो अभी कदम रख रहा होता अपने, तो वो लगता कि मैं तो रिजेक्ट हो गया। वो परिवार भी, समाज भी उसको इस दृष्टि से देखता है जिसको वो सामना नहीं कर पाएगा। तो ये सरकार को बड़ी गंभीरता से इस बात पर सोचना चाहिए कि जो बच्चे आए हैं, एक तो ये पीरियड 4 से 5 कम से कम होना चाहिए। 5 के बाद जब ये वापस आए 75% है, तो उसका जैसे सीमा सुरक्षा बल है, इंडस्ट्रियल फोर्स सुरक्षा है, तो ये बड़े औद्योगिक घराने हैं जो सिक्योरिटी रखते हैं, बैंक सिक्योरिटी रखते हैं, तो ये इनको उसमें एडजस्ट, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो बैंक रखते हैं, सरकारी बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है, सरकारी जो पब्लिक कंपनी है, उनमें एडजस्ट किया जाए, उनमें भी सिक्योरिटी है। तो ये तो एक डिसिप्लिन आया। तो ये 4-5 साल की जो सेवा करके जो बाहर निकले, ये 75 वहाँ पे एडजस्ट होने चाहिए, सिक्योरिटी में, सिविल में भी, पब्लिक कारपोरेशनों में भी, ताकि रिजेक्शन की बात नहीं आनी चाहिए। क्योंकि रिजेक्शन जो है ना, ये शब्द अपने ये बात बहुत गंभीर है, मानसिक तनाव बना रहता है एक बच्चे पे। तो वो तो अपनी जवानी में है, तो वो बुढ़ापे में तो गया नहीं। तो आपने 75 तो मेरिट वाले आपने ले लिए, जो पास भी हैं तो पीछे हो गए। मेरिट और पास तो है, फेल तो नहीं है वो, पर आपने उसको फेल रिजेक्ट कर दिए 4 साल बाद। तो ये बात जो है ना, सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, और इसको जो 75% बार है उनको दूसरे जो सिक्योरिटी जो है पब्लिक कारपोरेशन की है, सरकारी या निजी बड़े दें, उनमें एडजस्ट करने की कोशिश की जाने, ताकि रिजेक्शन वाली बात ना हो। बिल्कुल।
आगे प्रोग्राम चर्चाए खास में चर्चा करेंगे शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की। सर सियाचिन में अपने साथियों को बचाते हुए शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को जो है कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। लेकिन जब से कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है उनके परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। उनके पिता रवि प्रताप सिंह का कहना है कि उनकी बहू जो है उसने नाता तोड़ लिया है, वो अपने मायके गुरदासपुर में चली गई है और कीर्ति चक्र भी उसी के साथ चला गया है। अब उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि उन्हें उस चक्र की रेप्लिका ही दे दी जाए ताकि वो अपने बेटे के शौर्य को याद कर सके, क्योंकि उसने देश के लिए कुर्बानी दी है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को सम्मान के नियमों में कुछ बदलाव करने चाहिए ताकि पत्नी के साथ साथ माता पिता का भी ख्याल रखा जा सके? देखिए, पहले तो उस शहीद को श्रद्धा सुमन सलाम, उसके प्रति एक भावना जो देश के लिए जिसने अपनी कुर्बानी दी। रही बात जैसे एक बेटे की बात है, बेसिकली बेटा एक जैसे तराजू की सुई होती है ना, उसकी स्थिति होती है, एक तरफ पत्नी है एक तरफ माँ बाप है, उसका संतुलन जीते जी तो बनाता, लेकिन अब वो है नहीं। तो इस समय में अब जो कीर्ति चक्र मिला, बहू गुरदासपुर आ गई मैं समझता हूँ कि जो शहीद अंशुमान सिंह है उसकी आत्मा भी दुखी होगी। इस इतनी जल्दी अभी सारा कुछ परिवारों में तनाव आ गया, ये एक दुखदायी स्थिति है। जो आपने माँ बाप की बात करी, ये कोई पहला केस नहीं, ये उजागर अब और तरह से आ गया। ऐसे केस बहुत है। होता क्या है कि कोई साल या 2 साल के मैरिज के बाद कोई शहीद हो गया, बहू तो दोबारा रीमैरिज करके अपनी लाइफ में सेटल, उसके साथ उसके पेंशन भी चलेगी, सारा शौर उसके साथ। अब इस चक्र में जैसे कीर्ति चक्र के प्रतिरूप जो है या उसकी नकल जो है वो उनके पास भी नहीं है। अगर उन्होंने अपने बेटे की फोटो के साथ ही वो कीर्ति चक्र रखना तो वो भी नहीं है। और पेंशन भी उनके पास चलेगी, जो बीमा राशि वो भी उसके पास चलेगी। उनके पास कुछ नहीं बचा। जो बच्चे को पाल पोस के इतने वर्षों जिन्होंने आशा रखी, वो 4 महीने की शादी या उनके जो संबंध थे वो शादी तो पीछे 4-6 महीने के दौर था, वो बहू लेके चली। अब बहू का अपना अधिकार है, उसका निजी है, उसकी जीवन उसने काटना, शादी वो करेगी, साल में 2 में करेगी। पर माँ बाप की क्या स्थिति है? उनके पास तो वो कीर्ति चक्र की कोई नहीं है, बिल्कुल। उनके पास ना पेंशन मिल रही है, ना उनका कोई सहारा रहा। तो ये स्थिति एक केस नहीं है, बहुत केस है। अगर आप गहराई में जाएं तो सेना के बहुत केस है। माँ बाप जो चुप करके बर्दाश्त कर लेते हैं, भाई क्या करें, अभी स्थिति ऐसी है। या बच्चों के लिए तो मैं समझता हूँ कि सरकार का ये एक उदाहरण है उनके सरकार के सामने। एक तो पेंशन मैं समझता हूँ कि आधी जरूर हो जानी चाहिए माँ बाप को भी, क्योंकि वाइफ और दोबारा शादी कर ले तो पेंशन होगी तो उसको वो सेफ, वैसे भी सेफ है वैसे हो। तो माँ बाप के लिए एक जो 50% था उनको मिले। अब जो कीर्ति चक्र जैसे महावीर चक्र या कोई भी सम्मान चक्र मिला है, तो उसके प्रतिरूप लेने के लिए अगर माँ बाप आवेदन करते, देखो इस वीडियो देखा हो, माँ और बहू दोनों, पत्नी और बहू माँ दोनों लेने गई, उसके हाथ में पकड़ाया गया बहू के, वो लेके चले गई। माँ के हाथ में तो उस समय भी नहीं आया, अब वो लेके अपने मायके आ गई। तो जो माँ बाप है जिन्होंने पैदा किया, जिनके बलिदान उनका परिवार का गया, उनके पास वो इसका एक नकल रूप भी नहीं, प्रतिरूप भी नहीं है, तो वो क्या करे? तो मेरा ये सुझाव है, बनता है, मेरे दिमाग आता है कि अगर माँ बाप मांगे और सरकार को उसका एक प्रतिरूप दे देना चाहिए उनको, हाँ कीर्ति चक्र, ताकि वो भी अपने पास रखे। या तो शुरू में एक ओरिजिनल हो, एक साथ में डुप्लीकेट हो, हाँ जिसमें 2 हो जाए, जो माँ बाप अपने रखे, पत्नी अपने पास रखे, तो शुरू में या आवेदन पे उसी तरह बना के उसका रिपेयर का जो आपने बोला, तो वो प्रतिरूप बन के उनके मिल जाए। यही इस समस्या का। और माँ बाप का ख्याल सेना अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आज जवान है, कल उन्होंने भी इसी स्थिति में आना है। ये तो नहीं है कि उन्होंने जवान ही रहना, उन्होंने भी रिटायरमेंट होनी है। उनके आगे परिवारों के परिवार चलते हैं, जिनके फौजी परिवारों में तो एक परंपरा चलती है कि मान सम्मान की बात होती है कि अब जाना है। तो ये स्थिति कईयों को देखी, थोड़ा सा गहराई में जाए तो बड़ी ऐसे कई आएंगे। तो सरकार को चाहिए एक तो पेंशन, और एक जो चक्र जो चाहे महावीर है, कीर्ति है, या उसके प्रतिरूप उसका आवेदन पे मिल जाना चाहिए, ताकि उनके दिल में देख के शांति हो कि
फोटो उन्होंने घर लगाई होगी, अब उसका कीर्ति चक्र उनके पास नहीं है, तो उनकी स्थिति आप सोच के आप दिल कांपता है भाई माँ बाप की क्या स्थिति है, ना तो उनको पेंशन मिल रही है ना उनके पास कीर्ति चक्र है, तो वो क्या करें, फोटो लेके बैठे हैं, बेटा तो शहीद हो गया, उनका घर आंगन उजड़ गया, बहू भी चली गई। तो ये इसको बहुत एक संवेदनशील मुद्दा है, सरकार को तत्काल रूप से इस पर कोई कदम उठाना चाहिए और इसकी सेफ्टी माँ बाप के भी रखनी चाहिए, और ऐसा जो मान सम्मान के प्रतीक है उन माँ बाप को मिले, उसकी पत्नी को मिले, यही एक समस्या का हल है। बाकी बुद्धिजीवी ऊपर सेना के बैठे हैं, वो अपने हल देखें, क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उनको ज़्यादा मैं समझता हूँ अनुभव होगा, तो अपने अनुभव को लेके इसका स्थायी हल ढूंढे, यही है। बाकी उस शहीद को सलाम जिसने देश के लिए अपना जान दी। आज प्रोग्राम चर्चाए खास में एक बार फिर से हमने सर के साथ बहुत सारे अहम मुद्दों पर बातचीत की, और फिलहाल इस प्रोग्राम में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम चर्चाए खास में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।